हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम आपकी वही पुरानी इको फ्रेंडली क्लास हिंदी वाली सीरीज को हम डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में हमने अभी तक 2 एपिसोड डिस्कस किए। हमने सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल के बारे में चर्चा की थी, राइट। और आज की सेशन में हम उसके आगे का जो हमारा पोर्शन बच जाता है, यानी कि आप देखेंगे रीतिकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी आज के सेशन को। ये यहाँ से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया और हमें क्या क्या डिस्कस करना है हिंदी साहित्य के तहत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये देख सकते हैं आप। तो हिंदी साहित्य के बेसिकली हमने इसको 4 भागों में देखा है। एक आदिकाल, ये हमने चर्चा कर लिया है। दूसरा भक्ति काल, हमने बताया था भक्ति काल को आप 2 भागों में देखते हैं। एक आपका है सगुण काव्य धारा, दूसरा है निर्गुण काव्य धारा, राइट। और सगुण काव्य धारा फिर आप 2 भागों में देखते हैं, एक कृष्ण भक्ति की काव्य धारा के रूप में, दूसरा राम भक्ति शाखा के रूप में, राइट। और दोनों बेसिकली आप जानते हैं विष्णु के अवतार हैं, राइट। और निर्गुण काव्य धारा में हमने बताया था कि आप इसको 2 शाखाओं के रूप में देखते हैं। एक आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी आपकी प्रेमाश्रयी शाखा, राइट। ज्ञानाश्रयी जिसे आप संत की नज़रिए से देखते हैं और दूसरी जो प्रेमाश्रयी है इसमें आप सूफी संत के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, राइट। तो अभी तक के हमने 2 एपिसोड्स में इन्हीं बिंदुओं को डिस्कस किया, आदिकाल और भक्तिकाल। इतना पोर्शन हमने डिस्कस किया है। यानी आज जो हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है रीतिकाल। ये और नेक्स्ट क्लास में जैसे रीतिकाल के बारे में ये क्लास संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। और ये अपने आप में एक व्यापक विषय वस्तु हो जाती है आधुनिक काल, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कई सारे सेगमेंट में पढ़ा समझा जाता है। एक भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और अगेन ये आप देख रहे हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इन सभी सब हेडिंग्स की जो संपूर्ण रूप से जो अध्ययन है वो आधुनिक काल के तहत किया जाता है, राइट। तो अपने आप में ये एक व्यापक विषय, ये एक लंबी सीरीज चलेगी आपकी, राइट। तो चलिए हम आज वाले इस टॉपिक को करते हैं, यानी रीतिकाल को। दिस वन रीतिकाल, ये हमारा आज का चर्चा का बिंदु है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि जी जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आदिकाल हो भक्ति काल हो, उनका आपका टाइम पीरियड यानी समयावधि मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो रीतिकाल की आप समयावधि देख रहे हैं 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड, यानी इसे आप उत्तर मध्यकाल भी बोलते हैं, राइट, ये चीज़। और उसके बाद हम जैसे आपने देखा था आदिकाल में उसे कई विद्वानों ने उसे भिन्न भिन्न नाम दिए थे, संज्ञाएं दी थी। उसी प्रकार आप देख रहे हैं रीतिकाल में भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे कई संज्ञाएं दी और ये पूछ लिया जाता है, राइट। तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे रीतिकाल की संज्ञा दी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है यही पॉइंट कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रीतिकाल की संज्ञा दी थी, राइट, उत्तर मध्यकाल को। तो आप ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, श्रृंगार काल। और मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा, अलंकृत काल। ये आपसे पूछा जाएगा कि अलंकृत काल किसे कहा जाता है या किसने ये संज्ञा दी थी, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चूंकि रीतिकाल के नाम से रिलेटेड या इसके बारे में बहुत सारे विवादास्पद बिंदु हैं, चर्चाएं हैं, उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हेडिंग के फॉर्मेट में। जो भी ये चीज़ें लिखी हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए, ये सारी चीज़ें इसको आप पढ़ सकते हैं। हम उन्हीं बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, राइट। ये सो बेसिकली आगे आप देख रहे हैं जो रीतिकालीन कवि हैं या काव्य हैं उनको आप 3 भागों में देखते हैं। रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्त, ये, राइट। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रीतिबद्ध कवि, ये रीतिबद्ध कवि। सो रीतिबद्ध कवियों में जानते हैं आप कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया गया है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल रीति कवि कौन कौन से रीतिबद्ध कवि, तो आप देखेंगे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर इत्यादि, राइट। और आप जानते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और क्योंकि ये बिंदु कई बार पूछा भी गया है इनफैक्ट एग्जाम्स में, राइट, कि किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये दूसरा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा दी। इन दोनों फॉर्मेट से सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
आगे हम बात करते हैं रीति सिद्ध कवि के बारे में। ये तो रीति सिद्ध कवियों की इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी जो थी उसका इन्होंने अनुपालन किया, राइट। और इनकी रचनाओं को पढ़ने से साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने काव्य शास्त्र को पचा रखा, ये यानी इन्होंने काव्य शास्त्र पर बहुत बल दिया, राइट। और इस यानी रीति सिद्ध कवियों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आप जानते हैं बिहारी जी, सबसे महत्वपूर्ण है इस शाखा में, यानी बिहारी जी, राइट। उसके बाद है रसनिधि इत्यादि। बिहारी जी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे पूछी जाती है और इनकी आप देखेंगे एक ही बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वही पूछी भी जाती है। फिर आगे आप देख रहे हैं रीति मुक्त कवि। ये सो रीति बेसिकली जो रीति परंपरा से मुक्त कवि थे उन्हीं को रीति मुक्त कवि कहा गया है, राइट। और इनके जो विशेष कवियों की बात की जाए इस शाखा के तो आप देखेंगे घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव इत्यादि, ये सभी जो है इनका संबंध रीति मुक्त शाखा से रहा है, राइट। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो ये हुई हमारी रीति काल की जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं, जो यहाँ के कवि हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, राइट। अब आते हैं हम जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है पोर्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको चर्चा करते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि किसी भी जब हम साहित्य की किसी भी कालावधि की चर्चा करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उस कालावधि में जो वहाँ के संबंधित कवि थे उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, उनको हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है वही, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो रीतिकालीन जो रचनाएं हैं और रचनाकार उनको हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, ये चीज़, राइट। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको बाईं साइड में आपको दिख रहा है रचनाकार और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं उनकी संबंधित रचनाएं। तो जो सबसे पहले आप देख रहे हैं द फर्स्ट वन देख रहे हैं भिखारी दास। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, राइट। 2 ही इनकी प्रमुख रचनाएं, एक काव्य निर्णय और दूसरी है श्रृंगार निर्णय। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बिहारी जी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बिहारी जी बहुत महत्वपूर्ण है रीतिकालीन कवियों में, राइट, क्योंकि इनके बारे में आप देखेंगे लगातार एग्जाम्स में पूछे गए और बढ़ चढ़कर सवाल पूछे भी गए इनसे, राइट। तो इनकी जो प्रमुख रचना वो आप भी जानते होंगे, बिहारी सतसई। ये एक ही इनकी रचना है और यही पूछी भी जाती है कई बार, राइट। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पद्माकर भट्ट। इनकी जो रचनाएं आप देख रहे हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, आप इसको ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं घनानंद भी बहुत महत्वपूर्ण है रीतकालीन कवियों में। 2 ही 3 सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे नंबर 1 पे बिहारी जी, फिर भिखारी दास और आप देख रहे हैं तीसरे पे आप कह सकते हैं घनानंद जी, राइट। सो इनकी जो प्रमुख रचना है वो आप देख रहे हैं ये दिस वन, सुजान हित प्रबंध, राइट। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली पूछी जाती है इनकी, और ये सुजान हित प्रबंध, ये दोनों रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं घनानंद की। तो आप ध्यान रखेंगे इनको, राइट। यानी घनानंद की कौन कौन सी रचना है, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली, यही हैं, राइट। नेक्स्ट आप देख लीजिए भूषण, महाकवि भूषण के नाम से आप पढ़ते लिखते हैं और ये भी रीतकालीन कवियों में अपने आप में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि इनको दर्जा मिला हुआ है, राइट। सो इनको आप ध्यान रखेंगे। इनकी जो प्रमुख रचना है शिवराज भूषण और शिवा बावनी, छत्रसाल, इनफैक्ट इसका पूरा नाम है छत्रसाल दशा की। ये 3 रचनाएं इनको आप ध्यान रखेंगे, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये महाकवि भूषण जी की प्रमुख रचनाएं हैं और आप जानते हैं ये एक रीतिकालीन कवि है, राइट। ये रीतिकालीन कवियों में इतने ही जो आपके कवि यही महत्वपूर्ण हैं और इनसे बाहर सवाल नहीं बनते हैं, इसीलिए हमने इन्हीं को शामिल किया जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वे सारी चीज़ों, उन सभी तथ्यों को पढ़ना जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम चर्चा नहीं करते हैं। केवल उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा अपनी केंद्रित रखते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो दोस्तों आज की सेशन में हमने रीतिकाल के बारे में चर्चा की, प्लस हिंदी साहित्य को हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से डिस्कस किया कि हमने कौन कौन से बिंदुओं के बारे में अभी तक चर्चा की और आगे हमें किन बिंदुओं पर अपनी चर्चा केंद्रित रखनी है। और आज के सेशन के तहत हमने रीतिकाल में आपने देखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा की रीतिकाल से संबंधित, और उसके बाद जो रीतिकाल को 3 महत्वपूर्ण भागों में देखा जाता है रीतिकालीन कवियों को, तो उसमें आपने देखा रीतिबद्ध कवि और दूसरा रीति सिद्ध कवि और तीसरा आपने देखा रीति मुक्त कवि, राइट।
तदुपरांत हमने जो उत्तर मध्यकालीन यानी रीतिकालीन जो प्रमुख रचनाकार और रचनाएं हैं उनकी, हमने इनके बारे में अपनी जो है चर्चा को हमने केंद्रित रखा है। राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की सेशन में इसी बिंदुओं पर यानी इन्हीं बिंदुओं पर हमें फोकस करना था और आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी बेनिफिशियल समझा होगा। इनफैक्ट अगर आप इन वीडियोस को लगातार कर रहे हैं रिलीजियसली, तो आई प्रॉमिस कि आप एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे दूसरे बच्चों से काफ़ी एज में रहेंगे। राइट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आप, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बताया कि आप हिंदी में 90+ ही स्कोर करेंगे अगर आप इन वीडियोज़ को रिलीजियसली करते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी और उसकी लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, तो आप वहाँ से उस हमारे जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ अब उपसंहार करना चाहता हूँ और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी वाली इसी सीरीज में, और फिर उसमें हम तमाम बातें करेंगे और जी भर के आप सबके साथ चर्चा करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।